नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आजाद मंच। आप सभी को अवगत होगा कि कल के दिन देश की सर्वोच्च न्यायालय प्रांगण पर लाइब्रेरी पर स्थापित पूर्व से चली आ रही न्याय की देवी की प्रतिमा का नया अवतरण रूप देश के सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, दर्शाया गया। नई मूर्ति में जो पूर्व से कहावत चली आ रही थी कि देश का कानून अंधा है, उस अंधे कानून की आंखों से पट्टी को खोल दिया गया और उस कानून की आंखों की नई दृष्टि से कानून की नई प्रक्रिया, नई प्राथमिकता और न्याय मिलने की संभावनाएं, जनता की संभावना बढ़ जाती हैं। क्योंकि पूर्व कानून की आंखों पर पट्टी थी और उस पट्टी का हमारे इतिहासकारों ने वह उसका एक प्रमुख विवरण प्रस्तुत कर रखा था कि इसका प्राथमिक अर्थ है कि अंधे होने पर आपके लिए दुनिया सामान्य है, वास्तविकता में समान लगती है। आप किसी को बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, वास्तविकता में ये बात सही है। क्योंकि जब व्यक्ति अंधा ही होगा तो उसके लिए तो चारों तरफा अंधकार ही होगा और उस अंधे से हम न्याय की व्यवस्था की उम्मीद करते आ रहे थे। तो उस न्याय की मूर्ति के एक और प्रतीक चिन्ह था, उसके हाथ में एक तलवार थी। उस तलवार का प्रतीक था दंड प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई करना, यानी कठोर, यानी तलवार का मतलब होता है कठोरता के साथ न्याय की बात करना। लेकिन जो भारत की न्याय व्यवस्था थी, वो न्याय व्यवस्था एक विकलांगता के आधार पर चलती थी। यानी यहां न्याय मिलने की औसतम लड़ाई 10 साल थी। तो ये तो प्रतीक तो हम लोगों के सामने थे, लेकिन विकलांग हो चुके कानून की बात हम लोगों के सामने नहीं इतिहासकारों ने दर्शाई थी। लेकिन अब जो नई मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में स्थापित की गई, उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई, उसकी हाथों से उस तलवार को हटा दिया गया और उस तलवार के स्थान पर देश के लिए सर्वोपरि ग्रंथ मानने वाला संविधान उसकी हाथों पर दे दिया गया। वह मूर्ति मुकुट धारण करती है सर पर और वास्तविकता में वो देवी का स्वरूप लग रही है। भारत की न्यायपालिका लगातार सवालों के घेरे में मैं खड़ा करता हूं, क्योंकि इस बात को ठीक से रेखांकित किया गया है कि आम लोग जज को न्याय का देवता मानते हैं और देखते हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी के नाम पर डरते हैं, वहां जाने से डरते हैं और वे अपने जीवन के कई तरह के अन्याय और चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि वर्तमान में कानून की जो परिभाषा है वह वास्तविकता में विकलांगता की परिभाषा से सेम तरह से ग्रसित है। हमारे देश में न्याय की औसतम उम्र 10 साल या उससे अधिक है। कई केस तो आजादी के पहले के हमने इस देश में सुने होंगे। उसमें राम मंदिर का केस तो बहुचर्चित व अंतरराष्ट्रीय केसों में गिना जाता है। हमारे देश में यदि आदमी कहता जरूर है इस चीज को, जब आपस में दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में आपस में एक कहावत कही जाती है इंग्लिश में, आई विल सी यू कोर्ट, कि मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, अदालतों में देख लूंगा, न्यायालय की 4 दीवारियों में देख लूंगा। लेकिन जब वो इन 4 दीवारियों के बीच जाता है तो वहां पर उसका तन, मन, धन, समय, ये चारों चीजें बर्बाद हो जाती हैं। वह वास्तविकता में मानसिकता का शिकार हो जाता, ग्रसित मानसिकता का, उसका धन भी चला जाता, लेकिन उसकी न्याय की उम्मीद अखंडता के तरह दूर खड़ी हो जाती है। लेकिन न्याय की आंखों से पट्टी हटना के साथ ही हम इस चीज को भी देखते हैं कि अदालतों में अब हो सकता है कि वास्तविकता में न्याय की नई परिभाषा गठित की जाए, जो तारीख पे तारीख की एक प्रक्रिया। बहुत पुराना डायलॉग था सनी देओल का, एक पिक्चर का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या वास्तविकता में इस तारीख पे
पर अब विराम लगाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब तो हमारी न्याय की देवी की आंखों से पट्टी भी हट गई है। यदि मैं बात करूं देश में पेंडिंग केसों की, अदालतों पर इस तरह के ढीले और लापरवाह रवैये की, जहां अदालतों में बैठे हुए जज को हम न्याय का मूर्ति, ईश्वर का प्रतीक, ईश्वर मान लेते हैं, वहां पर किस प्रकार से न्याय कुचला, दबा कुचला महसूस करता है, उसका एक उदाहरण आपको मैं बता दूं। लोकसभा के एक सवाल के लिखित जवाब में देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया था कि 1 दिसंबर 2023 तक देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 5,08,85,856 है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इस संख्या में कई देशों की तो जनसंख्या हो गई आती है। इसमें 61 लाख से अधिक मामले देश के 25 उच्चतम न्यायालय में लंबित है, यानी 61 लाख, यानी इसमें भी कई छोटे देशों की जनसंख्या आ जाएगी। वही बाकी 4.46 करोड़ से अधिक मामले जिला एवं जिला के अधीनस्थ अदालतों पर लंबित हैं। यह इतना बड़ा आंकड़ा है कि यदि इसकी न्याय की परिभाषा गठित की जाए तो पीढ़ियां हम लोगों की बीत जाएंगी, लेकिन न्याय की उम्मीद लगाए हुए आम आदमी, गरीब आदमी अपने तन मन धन को निछावर कर देगा, समय को बर्बाद कर देगा, और जब उसके तारीख के न्याय की उम्मीद आएगी तो हो सकता है वो ईश्वर के पास चला गया हो, वहां उसको ईश्वर ने खुद न्याय के लिए आमंत्रित कर लिया होगा। हमारे देश की इस लाचार कानून व्यवस्था पर एक और बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने दे दूं कि किस प्रकार गरीब और मध्यम वर्ग के लिए न्याय पाना मुश्किल है, लेकिन अमीर पूंजीपति नेताओं, डकैतों और हरामखोरों के लिए न्याय पाना बड़ा ही आसान है। ये वही देश है जहां आम आदमी के न्याय के लिए 10-10 सालों अदालतों पर जमानत के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहीं रात में कोर्ट खुलता है और एक आतंकवादी पर बहस हो जाती है। वहीं पर अदालतों पर आतंकवाद के लिए सुनवाइयां होती हैं प्रतिदिन, लेकिन आम आदमी के संघर्ष भरे जीवन की सुनवाइयों के लिए महीनों, सालों और पीढ़ियों तक इंतजार करना पड़ जाता है। छोटे मोटे प्रकरण में जो आम आदमी से जुड़े रहते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बात कर दूं तो चेक बाउंस हो, तलाक हो, दहेज हो, भरण पोषण हो, दुर्घटना हो, संपत्ति विवाद हो, इनके निपटारे में कम से कम औसतन 10 वर्ष या इससे बड़े स्तर पर समय लगता है। दूसरी तरफ जघन्य अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती के अधिक मामले निपटाने में देश के एक लाचार और कानून के इस विकलांग हो चुकी मानसिकता और तारीख भरी मानसिकता को निपटाने में 20 से 30 साल या इससे अधिक का वर्ष लग जाता है। यदि यह प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चला जाता है, मीडिया के हाईलाइट हो तो भी जल्दी से जल्दी तारीख और फैसले आने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते 20 से 30 साल तो लग ही जाता है। और न्याय देर से मिलता है, इसके लिए पूरा न्याय सिस्टम ही जिम्मेदार है। हम न्याय की बात करते हैं किनसे? जिन हरामखोर नेताओं के, कमीने नेताओं के ऊपर कई आपराधिक मामले स्वतः दर्ज होते हैं। इन हरामखोरों के ऊपर खुद बलात्कार के, डकैती के, लूट के, उत्पीड़न के, जमाखोरी के, रिश्वतखोरी के, अवैध संबंध के, अवैध प्रकरण के मामले, गंभीर मामले दर्ज होते हैं। इन निकम्मों से हम न्याय की उम्मीद लगा के बैठते हैं और सोचते हैं ये नेता कि जब सरकार आएगी, ये संसद विधायक बन जाएंगे तो ऐसा कोई प्रक्रिया लाएंगे जिससे हमें न्याय मिल सकेगा। यानी फिर हम अपराधी से ही न्याय की उम्मीद रखते हैं, ना कि कानून की नई परिभाषा गठित कर उम्मीद बनाते हैं।
निचले प्रकरण की कैस्टिंग यदि देखी जाए तो हाई कोर्ट में एक तलाक के प्रकरण में लगभग 10 साल का समय लग ही जाता है। बहुत समय लगता है। कई मामलों में सुनवाई में सालों सालों दशकों तक चलती है। महंगी प्रक्रिया इस देश की बताती है कि न्याय की स्थिति क्या है। न्याय पाने के लिए लोगों को बहुत अधिक कोर्ट फीस और बड़े बड़े खर्च का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी यदि उसके हमारे देश की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि यदि बाप ने मुकदमा किया तो उसका लड़का भी उस तारीख में पेश होगा, उसका पोता भी उसकी तारीख में पेश होगा। यदि ये तीनों खत्म हो जाते तो उनकी आने वाली पीढ़ी का कोई व्यक्ति उस तारीख में पेश होगा। और जब न्याय मिलेगा तो तीनों ही समाप्त हो चुके हैं। न्याय के लिए दूसरा कोई खड़ा होगा वहां, यानी चौथा कोई वहां खड़ा होगा। असामान्यता, भारत की न्याय प्रक्रिया में असामान्यता बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिली है। और आप इसके लिए आप सर्च भी कर सकते हैं कि देश में अमीर और शक्तिशालियों को अक्सर गरीब और कमजोर लोगों की तुलना में न्याय अधिक मिलता है। भ्रष्टाचार भारत की न्याय प्रक्रिया की जड़ों में घुस चुका है। कई मामलों में न्यायाधीश और अन्य अधिकारी रिश्वत लेकर फैसला सुनाते हैं। ये मैं खुले तौर पर कहता हूं। अभी हाल ही में कई जगह का वीडियो भी वायरल हुआ था किस प्रकार से न्याय के देवता कहे जाने वाले जज साहब के नीचे बैठा हुआ पेशकार रिश्वत लेकर फाइल को आगे पीछे करता है। यानी जिस जगह हम न्याय और भ्रष्टाचार की समाप्ति की बात होती है, न्याय और भ्रष्टाचार व अन्याय और भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी की शुरुआत भी उसी स्थान से होती है। दुर्लभ कानून व्यवस्था, भारत की कानून बहुत पुराने और जटिल हैं। इस कानून को समझने में और उसका पालन करना ही मुश्किल है। हालांकि नई कानून व्यवस्था आई है, इसमें समय तारीखों का कुछ फेरबदल किया गया कि इतने दिन निर्धारित किए गए प्रक्रिया में, लेकिन वास्तविकता में मुझे नहीं लगा इस कानून नई भारतीय न्याय संहिता को लागू होने के बाद भी कि कानून की प्रक्रिया में कोई तेजी दिखी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो चाहे न्यायपालिका स्तर पर हो। संभवतः वही ढीले रवैये पर चल रही है कि भैंस पागुर कर रही है तो कर रही है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस परे पगुराए। वही स्थिति आज की भारतीय न्याय व्यवस्था की हो चुकी है। अज्ञानता इस देश की न्याय प्रक्रिया का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। भारत में कई लोगों को कानून के बारे में संभवतः जानकारी न होना कानून मिलने में, न्याय मिलने में देरी का प्रतीक होता है। और हमने इस देश में जिस चीज को भी देखा है कि दरोगा एक बड़े से बड़े केस को चंद रुपयों की रिश्वत लेकर उस केस को तत्काल सॉल्व करता है और अदालतें उसी केस को, एक प्रक्रिया को कई पीढ़ियों तक घसीट कर ले जाती हैं। इस चीज को मैं ही नहीं, देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी एक सेमिनार में, जहां पर देश के उच्चतम न्यायालयों के, सर्वोच्च न्यायालयों के न्याय देवता उपस्थित थे, उनके सामने भी इस चीज को दर्शाया था कि आपके द्वारा की जा रही न्याय की देरियों में लोगों का विश्वास न्याय से उठता जा रहा है। वर्तमान में भारत में 25 उच्चतम न्यायालय हैं। उत्तर भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय 3 संख्याओं में बांटा गया है। और उत्तर ही नहीं बल्कि भारत में गोवा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के स्वतंत्र न्यायालय भी नहीं है। यानी आजादी के बाद भी इन राज्यों में न्यायालय व्यवस्था अभी लागू भी नहीं हो पाई है। यानी यहाँ पर इनकी कोई स्वतंत्र न्यायालय की कोई बिल्डिंग ही नहीं है। यदि मैं सुप्रीम कोर्ट की एक बात कर लूं कि वहां वर्तमान में पेंडिंग मामलों की, लंबित मामलों की 2023 के अंत तक भारत में सुप्रीम कोर्ट के लगभग 70,000 से अधिक मामले लंबित थे। और लेकिन 2024 आते आते इन मामलों में प्रगति हुई और 80,221 मामले हो गए। यानी सुप्रीम कोर्ट के अर्बन की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं।
यानी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में न्याय देने वाले जजों की संख्या भी औसतम यदि आंकड़ा लगाऊं तो कई लाखों में हो सकता है एक जज आता होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वास्थ्य महकमे में इतनी बड़ी जनसंख्या को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए औसतम 15 से 2000 लोगों के बीच एक डॉक्टर आता है। हम विश्व गुरु की तो बात करते हैं, लेकिन विश्व गुरु की किसी भी पैमाने पर हम अपने आप को खड़ा महसूस भी नहीं कर सकते हैं। यदि मैं वास्तविकता की बात करूं, हम राम राज्य की तो बात करते हैं, लेकिन राम राज्य में सोए हुए न्याय व्यवस्था की बात करना भूल जाते हैं। देश की अदालतों पर लंबित मामलों के एक आंकड़े मैं आप सभी के बता देना चाहता हूं कि कई लोग हो सकता है इस पर टीका टिप्पणी भी करें। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के साइड पर व देश की अदालतों के साइड पर उपलब्ध पेंडिंग मामलों की संख्या है। ये मामले 1 दिसंबर 2023 तक के मैं आप सभी के सामने बता रहा हूं। यानी देश में 1 दिसंबर 2023 तक देश की अदालतों में कुल मिला के 5,08,85,856 लंबित मामले हैं, जिसमें 80,000 से ज्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत में पेंडिंग है, लंबित हैं। 61 लाख से ज्यादा मामले देश के हाई कोर्टों में लंबित हैं। वाकई में 4.46 करोड़ से ज्यादा मामले जिला व जिला के अधीनस्थ कोर्टों में लंबित हैं। देश के सभी राज्यों में लोअर कोर्ट के यदि मामलों की बात करूं तो 4,34,00,000 मामले लंबित हैं। देश में सबसे बड़े उत्तर प्रदेश जहां बुलडोजर गरज रहा है, जहां पर न्याय की व्यवस्था की प्रक्रिया ही एक तरह से बदल गई है, जहां न्याय बाद में मिलता है, बुलडोजर पहले ही आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। बुलडोजर की परिभाषा यही है कि यदि बच्चे ने पाप कर दिया होगा तो उसकी सजा उसके माँ बाप सहित उसके पूरे वंश खानदान को दिए जाएंगे। बुलडोजर की यह नई परिभाषा है। उस उत्तर प्रदेश में राम राज्य लागू हो चुके उस प्रदेश में जहां भगवान राम का मंदिर अवतरित हुआ, भव्य दीपावली मनाई गई, उस राम राज्य युक्त उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं न्याय प्रक्रिया की, न्यायालयों की, तो उत्तर प्रदेश में एक विश्व के छोटे देश जिसकी आबादी यदि मैं सऊदीया की यदि बात कर लूं, ऑस्ट्रेलिया की यदि बात कर लूं, न्यूजीलैंड की बात कर लूं, या यूरोप के कई देशों की बात कर लूं, उनकी पॉपुलेशन की यदि बात की जाए तो उनकी जितनी पॉपुलेशन होगी उसकी उतनी आबादी के अनुपात यदि समानता के साथ उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा 1.9 लाख करोड़ यानी 1.9 करोड़ मामले लंबित हैं। ये इतने बड़ी आंकड़े हैं, यदि इस पर प्रतिदिन भी सुनवाई की जाए तो संभवतः औसतम वर्षों का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दिन बीत जाएंगे न्याय के अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिलने में। यानी यदि इस आंकड़े की प्रथम फाइल से यदि सुनवाई 24 घंटे यदि देश के उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश महोदय करेंगे तो अंतिम पंक्ति पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति होगा, यानी 99,99,999 के बाद जो एक व्यक्ति खड़ा होगा, उस व्यक्ति के तक पहुंचने में औसतम कितना समय लग जाएगा आप इससे खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र आता है जिसकी जीडीपी बहुत बड़ी है और वर्तमान में देश के 3रे नंबर की जीडीपी है, और वहां पर अभी अभी एक कांड हुआ है बाबा सिद्दीकी का। उस कांड पर जाना मैं उचित नहीं समझता हूं। न्याय अपना काम करेगा, कौन व्यक्ति किस तरह का है हमें मतलब नहीं है। लेकिन हम न्याय की जहां बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 49.34 लाख मामले लंबित हैं। निचली अदालतों में 70,587 क्रिमिनल केस यानी ऐसे अपराध जो हत्या डकैती लूट के हैं वो रजिस्टर है, जिसमें 30 साल से ज्यादा पुराने मामले भी हैं।
यानी यहां पर न्याय मिलने की औसतम आयु ही 30 साल है। यानी हम जिस देश में लोगों की औसतम आयु यदि निकाला जाए, वर्तमान में यदि बात करूं तो 65 साल संभवतः 70 साल के बीच रह जाती है। वहां न्याय मिलने की ही उम्मीद जो है 30 साल से ऊपर है। यानी यदि मैं बात करूं कि आपके बचपन में यदि आप पर किसी ने मुकदमा कर दिया, होता ही इस देश में है, तो उस पर आपको 30 साल बाद आपकी प्रथम तारीख पड़ेगी और उस तारीख का यदि न्याय मिलेगा तो उसके 30 साल बाद, यानी जब आप 70-75 साल के हो जाएंगे, जीवित रहेंगे इस देश में, मैं 10 साल एक्स्ट्रा जोड़ के बता रहा हूं, तो आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। 36,223 सिविल केस 30 साल से ज्यादा पेंडिंग है। इसमें भी यानी सिविल के जो आम परिवार से जुड़े हुए मुकदमे, उस पर भी 30 साल से औसतम समय लग जाता है। यानी आपने यदि 30 साल की आयु में प्रताड़ित होकर अदालत पर क्या कहते हैं तलाक का भी केस किया होगा, तो आपको औसतम 60-61 साल बाद तारीख पर न्याय मिलने की उम्मीद है। यानी आप उस समय तलाक मिलेगा तो संभवतः 2 में 1 प्राणी जीवित होगा और उम्मीदें सारी नाश्ते नाबूद हो चुकी होंगी। ये भारत की कानून प्रक्रिया है और लचर कानून व्यवस्था है। लेकिन वर्तमान में हटाई गई मूर्ति से यदि मैं बात करूं कानून की, तो आंखों से पट्टी हटने के बाद हर व्यक्ति को दिखने लगता है, तो वास्तविकता में यदि सच्चाई में दिखता होगा न्याय की देवी को, तो हो सकता है कि कानून की प्रक्रिया की चाल बढ़ जाए। मूर्ति के पट्टी हटाने से जनता की आंखों पर तारीखों की पट्टी जो बंधी हुई है जज साहब महोदय, उसको यदि आप हटाएंगे तो संभवतः न्याय और न्याय के देवताओं की आदर सत्कार बढ़ेगा और न्याय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। अन्यथा भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी में पुलिस थानों में न्याय की परिभाषा दूसरी तरीके से गठित होती है और गठित होती रहेगी। इसलिए मेरा मानना है आपस में बैठकर यदि आई विल सी यू कोर्ट की परिभाषा को घटाकर आपस में मिल बैठकर किसी भी समस्या का यदि आप समाधान कर लेते हैं, तो आपके साथ आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी अत्यंत ही लाभकारी होगा। लाभकारी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उससे आपका समय बचेगा तो आप कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं। यदि आप दूसरा कार्य करेंगे तो उससे आप आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपके आने वाले भविष्य मजबूत होगा। इसलिए आई विल सी यू कोर्ट को भूलकर आपस में मनमुटाव, भेदभाव और दूषित राजनीति का शिकार मत बनिए। अदालतों पर लंबित हुए मामलों पर एक बार अपनी मुखार बिंद से उनकी मध्यस्थता के साथ गणना कीजिए, विचार करिए, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर, बुद्धिजीवी होने के नाते बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर बुद्धिजीवी बनिए। और आपस में यदि हल्का सा छिटपुट घटनाएं होती हैं तो आपस में बैठकर समझौता कर लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं अन्यथा आप आर्थिक स्थिति पर भी टूट जाएंगे, समय से भी टूट जाएंगे, हर तरह से टूट जाएंगे। इसलिए आपस में, और खासकर मैं एक चीज को यहां पर कहना चाहता हूं, किसी भी नेताओं के बहकावे में आकर अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में मत करिए, क्योंकि ये धर्म और जाति के नाम पर आपको बहला फुसलाकर रैलियों में बुलाते हैं, आपसे अपराध कराते हैं और अपराधों में आपके बच्चे शामिल होते हैं और उस शामिल प्रक्रिया में आपके बच्चे की क्षति होती है, आपके बच्चे का जीवन बर्बाद होता है। और उन्हीं आपके बच्चों के भविष्य को खराब करने वाला ये नेता अपने बच्चों को बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में विदेशों में पढ़ाकर वापस लाकर किसी कंपनी का सीईओ बना देता है और वहां पर आपका बच्चा उसी के नीचे गुलामी करता है। इसलिए इन निकम्मे हरामखोर नेताओं की बहकावे में मत आइए। लोकतंत्र का इस्तेमाल कर, बुद्धि का इस्तेमाल कर वोट करिए, लेकिन इन निकम्मों के बातों में मत आइए, क्योंकि इनके चक्कर में आप अपने भविष्य को खराब करते हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य को खराब करते हैं। कई जगह हमने देखा है कि इनके बहकावे में आकर धार्मिक हिंसा का शिकार होकर आपके बच्चे की क्षति हो जाती है, आप रोकते बिलखते हैं और ये उस पर राजनीति की रोटियां सेकते हैं और उस राजनीति की रोटियां सीखकर उस पर चलते हैं। इससे बचिए। देश ने हमें संविधान दिया है, देश ने हमें कानून दिया है, देश ने हमें
सर्व शिक्षा का अधिकार दिया है। पढ़ेगा इंडिया तभी विश्वगुरु बनेगा इंडिया। यदि नेताओं के चक्कर में रहा तो सिर्फ चटाई बिछाएगा ही इंडिया। इसलिए पड़ोसी से भाईचारा व्यवहार बनाइए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। इसलिए पड़ोसियों के साथ मतभेद मत रखिए, राजनीति करिए, लेकिन मतभेद युक्त राजनीति मत करिए, क्योंकि नेता हैं, सत्ता आएगी सत्ता जाएगी। ये सब निकम्मे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, उसी में खा पी लेते हैं। आपकी नज़रों में ये भड़काऊवाद का प्रतीक है। एक मैं उदाहरण दे दूं कि जब मुलायम सिंह सपा और भाजपा में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रतीक है, दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई में आम जनता को झोंक रहे हैं, और वहीं पर जब किसी की बात आती तो कई ऐसी फोटोएं वायरल हुई थी जिस पर किस प्रकार से भाजपा और सपा के नेता एक ही टेबल में बैठकर भोजन कर रहे थे। और हम आप इन नेताओं के चक्कर में आपस में झगड़ा कर लेते हैं। राजनीति करने से राजनीति करिए, लेकिन मतभेद की राजनीति, आपसी मतभेद की राजनीति मत करिए, क्योंकि यदि आप इसकी राजनीति करेंगे आपसी मतभेद की, तो जब आप पर कल समस्या होगी, आप बीमार होंगे, यदि किसी घटना से ग्रसित हो जाते हैं, तो आपके ये नेता आपके साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि आपका पड़ोसी ही आपके साथ खड़े होगा। इसलिए बहकावे की राजनीति में मत आइए। देश की उन्नति प्रगति में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिए। देश तरक्की करेगा तभी करेगा जब आप तरक्की करेंगे, और तरक्की तभी होती है जब आप बुद्धिमत्ता के साथ बुद्धिजीवी होकर अपनी बुद्धि का प्रतीक करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, रोजगार के लिए संघर्ष करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप यदि हमारी बात से सहमत हो, यदि आप भारतीय आजाद मंच से जुड़ना चाहते हैं तो भारतीय आजाद मंच के फेसबुक पेज या हमारे क्या कहते हैं ट्विटर, एक्स सोशल मीडिया साइट व हमारे अन्य जो आपको वेबसाइटों पर नंबर उपलब्ध होंगे, उन नंबरों पर संपर्क कर आप भारतीय आजाद मंच की युवा विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा और संघर्षशील विचारधारा और न्याय के प्रति जुझारू विचारधारा से जुड़कर देश के युवाओं की मजबूत शक्ति को मजबूत करिए, क्योंकि जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना बदल जाता है। क्योंकि पहाड़ों का पानी और देश की जवानी कभी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हमारा युवा एकजुट हो जाएगा तो देश विश्वगुरु अवश्य बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय चंद्रशेखर आजाद।